आज आदित्य बहुत जल्दी कर रहा था अपने कॉलेज जाने की, क्योंकि आज उसे एडमिशन लेना था। आदित्य का कॉलेज मनाली से लगभग 35 किलोमीटर दूर था। मनाली की सुंदर हरी भरी वादियों और हरे जंगलों के बीच आदित्य का कॉलेज था। आज वहां बहुत भीड़ थी, लाइन पर लाइन लगी हुई थी, पर आदित्य बड़ी चैन की सांस लेते हुए बाहर आया, क्योंकि उसका एडमिशन हो गया था। फिर उसने सारा कॉलेज घूमा। सब कुछ आदित्य को बड़ा अच्छा लग रहा था, सिवाय एक चीज के। कॉलेज के पीछे खड़ा हुआ एक अजीबो गरीब पेड़। एक हफ्ते बाद से उसकी बीएससी की क्लास शुरू होने वाली थी। आदित्य मनाली में अकेला रहता था। वो कुछ सामान अनपैक कर ही रहा था कि डोरबेल बजी। जी, आप कौन? आदित्य ने दरवाजा खोलते हुए कहा। मेरा नाम हिम है और ये आशी है। हम तुम्हारे क्लास में ही पढ़ते हैं। इधर से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चलें। तीनों ने काफी सारी बातें की तो आदित्य ने दोनों से उस पैर के बारे में पूछा। पैर का नाम सुनते ही हिम और आशी एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरे पे डर उभर आया। वो आदित्य को घबराते हुए समझाने लगे कि वो कभी भी उसके पास न जाए, क्योंकि वो एक शापित पैर है। धीरे धीरे वो दोनों आदित्य के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। आदित्य रोज अपनी क्लास में बैठता और ध्यान से उस पैर को देखता, पर कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह बड़ा विचित्र और भयावह लगता था। और वैसे भी हिम और गांव वालों से वो काफी बातें सुन चुका था कि इस पर किसी औरत की आत्मा रहती है। आदित्य वैसे तो बहुत मॉडर्न था, पर भूत प्रेत में उसका यकीन था। वो जानना चाहता था कि आखिर इसमें राज क्या है। कुछ दिनों बाद एक शाम वह उस पैर के पास गया और उसके चारों ओर देखने लगा। कुछ देर तक जब वहां कोई नहीं दिखाई दी तो उसने वहां कई आवाजें लगाईं। यहां कौन रहता है? इस पैर पर अगर कोई रहता है तो वह सामने क्यों नहीं आता? फिर वह चुप हो गया और बोला, अरे कोई नहीं है, सब ऐसे ही कहानियां बनाई गई हैं। ये कहकर वो पैर के पास बैठ गया। बैठे बैठे न जाने कब उसकी आंख लग गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। धीरे धीरे फिर अचानक एक औरत सामने आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदिवासी हो, और उसकी वो खौफनाक और प्यासी आंखें ऐसी थीं जैसे सदियों से किसी की राह देख रही हो। आदित्य उसे देखकर बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया। वो चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उस औरत ने आदित्य का हाथ पकड़ा और पैर के अंदर चली गई। आदित्य को कुछ समझ आता इससे पहले उसने देखा कि चारों तरफ उसी तरह के खौफनाक पैर थे और उन सभी पर कंकाल लटक रहे थे। तेज तेज रोने की आवाजें आ रही थीं और दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत तेज चिल्लाने लगा और यहां वहां भागने लगा, पर वो कितना भी भागता वापस उसी जगह आ जाता जहां से भागना शुरू करता। तभी आदित्य की आंख खुल गई और उसने देखा वो अभी उसी पैर के नीचे लेटा है। उसने एक पल भी बिना गंवाए वो वहां से तेजी से भागता हुआ सीधा घर आ गया। तभी हिम और आशी उसके यहां आते हैं और बताते हैं, कॉलेज में रात को दिवाली फंक्शन है। आदित्य को परेशान देख दोनों ने उसका कारण पूछा, पर आदित्य टाल जाता है। रात को सब मिलकर पार्टी में देर रात तक डांस करते रहे और पार्टी रात के 1 बजे खत्म हुई। सब चले गए। तीनों घर जा ही थे कि तभी आदित्य ने अचानक कुछ दूर पर वही पैर देखा जिसके पास वह औरत भी खड़ी हुई थी। आदित्य चौंक गया और घबरा कर बोला, अरे ये पैर तो वहां था, ये यहां कैसे आ गया? फिर वह बोल ना सका। हिम और आशी घबरा गए और बोले, क्या हुआ? कहाँ है पैर? कौन सा पैर? आदित्य ने फिर उधर देखा तो भौंचक्का रह गया। वह बोला, अरे वो पैर कहाँ गया? आदित्य का सिर चकरा गया और बेहोश हो गया। होश आने पे देखा तो रात के 3 बज चुके थे और हिम उसी के पास सो रहा था। आदित्य ने हिम को उठाया और सारी बात बताई। हिम ने उसे समझाया कि यार वह पैर बहुत खतरनाक है, उसके बारे में मत सोच और सो जा। मैंने गांव वालों से उस पैर के बारे में बहुत डरावनी डरावनी कहानियां सुनी हैं। चल, मैं यही हूं, तेरे पास सो रहा हूं। फिर दोनों सो गए, लेकिन सपने में तो फिर वही। आदित्य पैर के पास पहुंच गया, जहां वह औरत गहनों से लदी हुई खुशी से नाच रही थी। उसके चारों ओर खून ही खून था, जिसे वो बार बार अपने जिस्म पे लगाती। जैसे ही वह वहां पहुंचा, वो औरत बोली, चला जा यहां से। जिंदगी से प्यार करता है तो इस पैर के पास मत आया कर और इसका राज राज ही रहने दे, वरना। और फिर वह गायब हो गई। फिर आदित्य की आंख खुल गई। उसने देखा कि हिम उसके पास नहीं है तो वह और डर गया। उसने सब जगह हिम को ढूंढा और आवाज भी दी,
पर हिम का कोई जवाब नहीं मिला। अब वो समझ गया था, वो औरत उसे नहीं छोड़ेगी। वह बहुत डर गया और उसने तेजी से दरवाजा बंद किया तो देखा उसका हाथ किसी के हाथ के ऊपर रखा था। उसने पीछे देखा तो हिम सो रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो यहीं था, तुम सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, कहकर हिम सो गया। पर आदित्य को लग रहा था वो पागल हो जाएगा। 2 दिन से आदित्य घर में बंद था उस औरत के डर से, जिसे वो जानता ही नहीं। लेकिन आज फिर आदित्य कॉलेज गया और छुट्टी के बाद चला गया। उस पैर के पास वो गुस्से में पैर को हाथ और लात मारने लगा कि तभी एक लकड़ी का तख्ता सा खिसका और उड़ार एक गड्ढा बन गया। उसने बड़ी आश्चर्य से गड्ढे में देखा तो एक लाल पोटली पड़ी हुई थी। उसने तुरंत वो पोटली उठाई। बहुत भारी होने के कारण उसे बाहर निकाल नहीं पाया तो वहीं बैठे बैठे खोलने लगा, और जैसे ही पोटली खुली वह बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसमें सोने चांदी के बहुत पुराने गहने रखे हुए थे, जो आज भी उतने ही चमक रहे थे कि जितने कि मैं होने पर चमकते होंगे। उनसे उन गहनों को घर ले जाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया तुरंत वह आग की तरह लाल हो गए, आसमान काला हो गया और तेज आंधी से आने लगी। वो पैर जो बिल्कुल सूखा था उसमें से खून की धारा बहने लगी, और फिर वहां पर वही औरत जो गहनों से लदी हुई थी वो आ गई। उसने आदित्य से कहा, मैंने तुझे मना किया था ना, पर तू नहीं माना। आखिर मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने पहले कई लोगों के साथ किया। तू जानना चाहता है कि मैंने क्या किया है लोगों के साथ? चल मेरे साथ। उस औरत ने उसका हाथ पकड़ा और उस गड्ढे में ले गई। वहां आदित्य ने देखा कि हर तरफ कंकाल, खून और मांस के लोथरे पड़े हैं। इधर उधर लाशें बिखरी पड़ी हैं जिनके ऊपर सांप कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। वो हंसने लगी और बोली, ये सब तेरी तरह थे जो मेरा भेद जानना चाहते थे, पर मैंने इन्हें मारा नहीं। मैंने इन सब के साथ सुहाग रात मनाई, इससे मेरा सौंदर्य निखरता है। और फिर बस सबका खून पिया, जिससे मैं और ताकतवर होती गई। और फिर मैं इनके खून से नहाती, जिससे मेरे ये गहने और भी चमकदार हो जाते हैं। उस औरत की बातें और ये राक्षसी हंसी सुन के आदित्य ठंडा पड़ गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। उसने यहां से भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तो वो औरत फिर बोल पड़ी, कहाँ जा रहा है? देख, मैंने हमारी सुहागरात के लिए कितनी अच्छी सेज सजाई है। आदित्य ने उधर देखा तो बदबूदार मांस के लोथरों का एक बिस्तर सा लगा हुआ था, जिस पे जाकर वो औरत कामुक अवस्था में लेट गई और बोली, अब तुम्हें भी मैं यही सुला दूंगी, पर एक प्यारी चीज दिखाने के बाद देखना चाहोगे? उधर देखो। आदित्य ने उधर देखा तो वह खड़ा न रह सका और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि दीवार पर आशी की लाश लटकी हुई थी। उसे बार बार आशी का चेहरा और उसकी हंसी याद आ रही थी। फिर उस औरत ने उसे एक और चीज दिखाई, जो थी हिम की लाश। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब असलियत में हो रहा है या सपने में। आदित्य गुस्से में आकर बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मेरे दोस्त को मारा। क्यों? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? वो औरत जोर जोर से हंसते हुए बोली, बेचारा इतना भी नहीं जानता कि तेरी आशी और तेरा दोस्त जिंदा कब था। अरे बेवकूफ, उसे तो मैंने तेरे यहाँ आने के 20 साल पहले ही मार दिया था, पर उनकी आत्माओं को मैं मार नहीं पाई, क्योंकि मैं सिर्फ कुंवारे लड़कों को अपना शिकार बनाती हूँ जो मेरी प्यास बुझाते हैं। तेरे दोस्तों ने इस पैर के पास आने के लिए मना किया था ना, वो उनकी आत्माएं थीं, लेकिन मैं तुझे कैसे जाने देती। यह सुनकर आदित्य को याद आता है कि पहले दिन वो दोनों कैसे जाने कि मैं यही रहता हूँ। उन्हें कैसे पता चला कि मैं पैर के पास जाना चाहता हूँ। जब मैं आशी से पैर के पास जाने को कहता तो आशी गुस्सा हो जाती थी, और उस दिन हिम रात को कहाँ गायब हो गया था। आदित्य वो सारे पल याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उधर वो औरत जोर जोर से नाचने लगी। आदित्य की आंखों में बदले की आग थी। उसने चिल्लाकर पूछा, आखिर तू है कौन? क्या चाहती है? और इन सबको तूने क्यों मारा? बोल, बोलती क्यों नहीं? तब उस औरत ने बताया कि मेरा नाम शार्पी है। यहाँ 200 साल पहले एक घना जंगल था जिसमें हम आदिवासी अपना कबीला बनाकर रहते थे। हम बहुत खुश थे, हमारी छोटी सी दुनिया थी। मैं चाहती थी कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, कबीले के सरदार के बेटे से मेरी शादी हो जाए और मैं सारे कबीले की मालकिन बन जाऊं। लेकिन एक दिन सरदार की नजर मुझ पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मेरे बाबू से कहा, तुम मुझे अपनी बेटी दे दो और मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। लेकिन बाबू ने उनकी बात नहीं मानी
और बादल से मेरी उसी दिन शादी करा दी, जो मुझे बचपन से प्यार करता था। सब खुश थे सिवाय मेरे, क्योंकि मेरा सपना टूट रहा था। उस रात मैं फूलों की सेज पे लेटी बादल का इंतजार कर रही थी। बादल ने आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे बदन में बिजली सी कौंधने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे अजीब सा लगने लगा, तो आंखें खोली तो चिल्ला पड़ी। बादल मेरे ऊपर तो लेटा था, मगर बिना सिर के। उसके खून से मेरा जिस्म लाल हो चुका था। मैंने उसकी लाश को जोर से फेंका और सामने खड़े सरदार से बोली कि उसने धोखा क्यों दिया। शर्त यह थी कि वो बादल को सुहागरात के बाद मरेगा, लेकिन सरदार ने उसे पहले ही मार दिया और बोला, तू सिर्फ मेरी है और सबसे पहली सुहागरात तुझसे मैं मनाऊंगा। मैंने शर्त के अनुसार अपने गहने मांगे तो लेकर सरदार ने गहनों की पोटली बादल के खून में फेंक दी और जाकर बिस्तर पे लेट गया। जैसे ही मैंने गहने देखे, मेरी आंखें चमक गईं और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी मिल गई। मैं खून में रंगे गहने उठाकर बड़े प्यार से पहनने लगी और पहनकर राजा की बाहों में सो गई। लेकिन इस बार भी मेरी सुहागरात नहीं हो पाई और मेरा बाबा आकर सरदार को मार देता है। मैं वहां से सीधा भागकर सरदार के बेटे के पास आई और उसको अपनी कामुकता से रिझाने लगी। खून में डूबे गहनों से लदा मेरा जिस्म कुंदन सा चमक रहा था और सरदार के बेटे ने मेरी मांग भरी और बोला, आज से तुम मेरी पत्नी और कबीले की मालकिन हो, लेकिन तुम ये खून से रंगे गहने तुरंत उतारो और स्नान करो। हम अपनी सुहागा रात का प्रबंध करते हैं। मैंने सारे गहने उतार कर स्नान करके वापस आई तो मेरा पति मुझे जंगल के बीचों बीच लाया, जहां चारों तरफ खुशबू फैली थी। उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश थी। वो मुझे जंगल के सबसे पुराने और खुशबूदार फूल वाले पैर के पास लाया और बोला, अंदर चलो, इस विशाल पैर में गुफा है, उसी में मैं तुम्हें अपनो रानी बनाऊंगा। और उस रात मेरी प्यास बुझी। मैं कबीले की रानी बन गई और उन गहनों की मालकिन। लेकिन सुहाग रात गुजरते ही रात के तीसरे पहर में वो उठा और जाने लगा। मेरे पूछने पर उसने कहा कि मैं जा रहा हूं। मैं कुछ समझती। इससे पहले उसने उस गुफा का रास्ता बंद कर दिया और पैर में आग लगा दी और बोला, तू किसी की नहीं हो सकती, तूने अपनों को मारा है। अब यहीं तरफ तेरी आत्मा इसी पैर में कैद और गहनों के मोह में सदा परी रहेगी। तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं जलती रही, चीखती रही, लेकिन वो चला गया। पर देख, मेरी काली शक्तियों ने मुझे जीवित कर दिया। अब मैं बहुत शक्तिशाली बन गई हूं। उस दिन के बाद मैंने पूरे गांव को ऐसे ही तरपा तरपा के मार डाला। कितना मजा आता है किसी को मारने में, पर तू डर मत, तुझे भी बहुत मजा आएगा, लेकिन मरने में। ये कहकर डायन गायब हो गई। आदित्य ने हिम और आशी की लाश को एक साथ रखा और रोने लगा। उसके आंसुओं से बदले की आग निकल रही थी। अपने आंसू पोंछते हुए वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुमने तो कोई रिश्ता ना होते हुए भी मेरा साथ निभा दिया। मुझे आगाह किया कि तुम मत जाओ उस पैर के पास। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, मुझे माफ करना। तुम लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। अचानक वहां पर तेज रोशनी हुई और आशी और हिम की आत्मा आ गई। आदित्य रोते हुए बोला, मेरे दोस्त, तुम लोग कहाँ चले गए? मुझे अकेला छोड़कर हिम और आशी ने उससे कहा कि ये वक्त रोने का नहीं, दिमाग से काम करने का है। हम तो मर चुके हैं, पर हम तुमको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। हम तुम्हें रास्ता दिखा देंगे और तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इसे मारना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आदित्य को रास्ता बता दिया और कहा कि जब तुम्हें हमारी कभी जरूरत हो तो रात के दूसरे पहर में याद कर लेना, हम आ जाएंगे, क्योंकि दूसरा पहर खत्म होते ही हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इतना कहकर हिम और आशी गायब हो गए। आदित्य तुरंत वहां से बाहर निकल गए और कभी वहां मूर्खर भी नहीं देखा।